अब अपन आ गए हैं प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। हाँ, बहुत सारा डिले हो गया इस वाले वीडियो में क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किए थे और इसकी भारी डिमांड आई है और वो भारी डिमांड केवल एक जन से आई है। बट ओके, चलो करना तो है कंप्लीट। तो हम इसमें देखने के वाले हैं प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। The procedures for clearance of imported goods are contained in section number 45 टू सेक्शन नंबर 49। कहाँ से कहाँ कवर होने वाले हैं? 45 टू 49, सेक्शन नंबर 45 टू सेक्शन नंबर 49, यहाँ तक कवर होने वाले हैं हमारे प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 45। पहला ही सेक्शन क्या लगा देता है? रिस्ट्रिक्शन। पहला ही सेक्शन लगाता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स के रिमूवल और कस्टडी पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। अभी हम वहाँ खड़े हैं कि हमारे गुड्स आके खड़े हो गए हैं कस्टम के दरवाजे पर यानी कि अभी मेरे गुड्स अनलोड नहीं हुआ है, वो शिप में रखे हैं या जिससे भी मैं लेके आया वहाँ पर रखे हैं। इसमें सेक्शन नंबर 45 हम देखने वाले हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन की बात करता है ऑन कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। Once the imported goods have been entered in the custom area, there arises the question who is responsible for safe custody। अब क्योंकि वो कस्टम में रखे हुए हैं तो कौन जिम्मेदार है उसकी कस्टडी के लिए, और कस्टडी भी ऐसी वैसी नहीं, सेफ कस्टडी। कैसी कस्टडी? सेफ। तो who is responsible for safe custody? This section require that until the imported goods are cleared for home consumption or are warehoused। देखो, इम्पोर्टेड गुड्स का दो ही काम हो सकता है, या तो वो क्लियर हो जाएंगे होम कंजम्पशन के लिए, ठीक है, या फिर उनको ले जाया जाएगा वेयर हाउस में, ठीक, या फिर वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे ट्रांसशिपमेंट के लिए। तीन चीज़ें हो सकती हैं, अगर मैंने दो बोल दिया था तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो क्लियर हो जाएंगे होम कंजम्पशन के लिए, या फिर वेयर हाउस हो जाएंगे, या फिर ट्रांसशिपमेंट के लिए निकल जाएंगे। ट्रांसशिपमेंट हम आगे वीडियो में देख चुके हैं। They shall remain in custody of such person as may be approved by principal commissioner of customs। इसमें क्या बोला उसने? वो तब तक कस्टडी में रहेंगे किस बंदे की? as may be approved by the principal commissioner। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन आने वाला है आगे जाके और वहाँ हम फंस जाएंगे अगर हम ये नहीं याद रखेंगे कि इसको अप्रूवल कौन देता है, प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम। ये जिसको बोलता है वही उसका कस्टोडियन कहलाता है। दिस पर्सन इज कॉल्ड कस्टोडियन। अभी जो मैंने बोला, जो इन गुड्स की रख रखाव करेगा उसको आप क्या बोलोगे? कस्टोडियन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टोडियन कमेंसेस। कब से शुरू होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी? कमेंसेस जब शिप बर्थ हो जाए यानी रुक जाए हार्बर पे, और द गुड्स आर रेडी फॉर अनलोडिंग, और गुड्स आर रेडी फॉर अनलोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। ठीक, हार्बर या फिर एयरक्राफ्ट। हार्बर किसके लिए हो गया? शिप के लिए। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट हो गया हमारे, ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट के लिए हो गया अनलोडिंग वाला पॉइंट कि भैया शिप जहाँ बर्थ हो गई तो हार्बर पर, या फिर गुड्स आर रेडी फॉर अनलोडिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट इन मेजर पोर्ट। अब देखो, अब यहाँ पर ना हमको बताया गया कि कस्टोडियन कौन कौन होता है, मतलब नॉर्मली कौन कौन होता है। तो देखो, इसका हमने अलग से कर लिया है। जैसे मेजर पोर्ट्स होते हैं जो भी हमारे, वहाँ का पोर्ट ट्रस्ट होता है, ठीक है। कौन? पोर्ट का ट्रस्ट, पोर्ट का ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट, इनलैंड कंटेनर डिपोट, उसके लिए कौन होता है? कंट्रोल कंटेनर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCI। एयर कार्गो के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे के लिए रेल स्टेशन मास्टर। मेजर पोर्ट्स के लिए तो पोर्ट ट्रस्ट बनाया हुआ है। उसके बाद इनलैंड कॉरपोरेशन, इनलैंड कंटेनर डिपोट्स के लिए कौन है? कंटेनर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। इन मेजर पोर्ट्स द पोर्ट ट्रस्ट इज द कस्टोडियन। मेजर पोर्ट्स में कौन है कस्टोडियन? पोर्ट ट्रस्ट। इन इनलैंड कंटेनर डिपोट्स द कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो, कंटेनर का तो इजी है याद करना, कंटेनर वाले में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारा कस्टोडियन है, जो कि ऑपरेट करता है कंटेनर फ्रीट स्टेशन को। कंटेनर फ्रीट स्टेशन को कौन ऑपरेट करता है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक। इन केस ऑफ एयर कार्गो तो इसमें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, और अगर रेल से आए हैं तो स्टेशन मास्टर। इतने लोग होते हैं, तो ये याद करना सिंपल ही है बस। पोर्ट ट्रस्ट का तो पोर्ट ट्रस्ट है किसका, मेजर पोर्ट्स के लिए, और बाकी एयरक्राफ्ट के लिए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, रेलवे के लिए स्टेशन मास्टर है, और इनलैंड कंटेनर डिपोट के लिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो है ही। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस कस्टोडियन की? देखो मैं ना इसमें सीधे नीचे आता हूँ, जो ये मेन चीज़ लिखी हुई है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आउट टर्न स्टेटमेंट बनना। वो क्या होता है वो अपने को भी पता चल जाएगा, लेकिन जो मेजर इसका काम है वो इसके लिए हम इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। किसके लिए? आउट टर्न स्टेटमेंट के लिए। तो क्या होता है आउट टर्न स्टेटमेंट? Responsibility of custodian of goods during the time the goods are in the custody of custodian। जब तक goods custodian की कस्टडी में है उसकी फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बताने वाला है? 45(2). 45(1) ने बस ये बताया था कि कस्टोडियन वो होगा जिसे प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम दे देगा अप्रूवल कि हाँ तुम हो आज से मेरे कस्टोडियन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन ऑफ गुड्स ये हम देखने वाले हैं। ड्यूरिंग द टाइम द गुड्स आर इन कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन दे हैव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब गुड्स कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे पहले मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम द कैरियर एंड सेंड अ कॉपी ऑफ रिकॉर्ड टू प्रॉपर ऑफिसर। क्या मतलब हुआ? उसको मेंटेन करना है। क्या? प्रॉपर रिकॉर्ड किस चीज़ का? जो भी गुड्स रिसीव हुए हैं फ्रॉम द कैरियर्स, मतलब जिससे भी गुड्स आए ना, तो वहाँ से जो भी गुड्स रिसीव हुए हैं वो, और उसको इस कॉपी को किसको दे देना है? प्रॉपर ऑफिसर को। तो उसका एक ही काम है कि उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है जो गुड्स आए हैं उसका। किसका रिकॉर्ड्स? जो भी गुड्स हैं जो हमें रिसीव हुए हैं इनका रिकॉर्ड्स बनाना ही काम है हमारे कस्टोडियन का। आगे चलते हैं। नॉट टू परमिट, पहला काम तो इसको ये करना है और किसी को ना करने देना है। पहला काम करना है और दूसरा किसी को ना करने देना है। क्या नहीं परमिट करना है? कि ये गुड्स रिमूव हो फ्रॉम द कस्टम एरिया और अलाउ देम टू बी डेल्ट अदरवाइज। ना तो ये रिमूव हो या फिर किसी भी और तरीके से यूज़ कर सके। एंड अदरवाइज एक्सेप्ट मतलब ऐसा भी करने को दिया जा सकता है। स्पेसिफिक परमिशन इन राइटिंग, स्पेसिफिक परमिशन अगर उसके पास है प्रॉपर ऑफिसर से, वो भी राइटिंग में, और इन अकॉर्डेंस विद जनरल प्रोसीजर दैट मे बी प्रिस्क्राइब दैट अवॉइड सब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑफिसर एज द मैनर ऑफ रिमूवल ऑफ सच गुड्स। यानी जनरल प्रोसीजर के अंतर्गत ही वो हो और उसमें कोई सब्जेक्टिव डिसीजन ना लेना पड़े ऑफिसर को, तो उस केस में अगर उसके पास रिटर्न परमिशन है तो वो उसको रिमूव कर सकता है। इन परस्यूएंस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते हुए कस्टोडियन को ये रिक्वायर्ड है कि वो टैली करे पर्टिकुलर्स ऑफ गुड लैंडेड बाय द वेसल एंड सेंड अ रिपोर्ट नोन एज आउट टर्न स्टेटमेंट टू द कस्टम अथॉरिटी। ये सब करने के ही लिए उसको एक रिपोर्ट दी गई है जिसका नाम है आउट टर्न स्टेटमेंट। क्या नाम है? आउट टर्न स्टेटमेंट। ठीक, फिर से देखते हैं आउट टर्न स्टेटमेंट के लिए एक्चुअली क्या में लिखा हुआ है। इन परस्यूएंस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परस्यू करते समय कस्टोडियन को रिक्वायरमेंट है, मतलब कस्टोडियन को ये करना है कि वो टैली करे। क्या करे? टैली करे पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स लैंडेड बाय अ वेसल एंड सेंड अ रिपोर्ट टू आउट एंड सेंड अ रिपोर्ट नोन एज आउट टर्न स्टेटमेंट। यानी उसको वो टैली करे और एक रिपोर्ट दे दे जिसका नाम है आउट टर्न स्टेटमेंट। किसको देगा? ये कस्टम अथॉरिटीज़ को देगा। इससे कस्टम अथॉरिटीज़ क्या करेंगी? दिस इनेबल्स द कस्टम अथॉरिटीज़ टू चेक, ये उससे चेक करने में मदद करेंगे। किसको? कस्टम अथॉरिटीज़ को। क्या? जो भी गुड्स मेरे इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्टो में लिखे थे वो एक्चुअली लैंड हुए हैं या नहीं। इन केस द गुड्स आर नॉट सो लैंडेड, अगर वो लैंड नहीं हुए हैं तो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द कैरियर्स। किसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? अगेंस्ट द कैरियर्स, अगर वो नहीं लैंड हुए हैं तो। अब आता है लाइबिलिटी ऑफ कस्टोडियंस। कस्टोडियंस की क्या लाइबिलिटी है?
दिस प्रोविजन मतलब अभी हमने सेक्शन 45(2) पढ़े थे जिसमें हमने मेनली बात की थी आउट टाइम स्टेटमेंट की। अब अपन आ रहा है सेक्शन नंबर 45 का सब सेक्शन 3। 45 का सब सेक्शन 3 किस बारे में होगा? दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग। अभी सब कुछ छोड़ दो। इफ एनी इम्पोर्टेड गुड्स आर पिल्फर्ड मतलब ये खराब हो जाए, आर पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग मतलब अनलोडिंग के बाद ये हो जाए खराब, डैमेज या पिल्फर्ड हो जाए ना, खराब हो जाए इन एनी कस्टम एरिया वाइल इन कस्टडी ऑफ कस्टोडियन। लेकिन जब वो थे किसकी कस्टडी में? कस्टोडियन की। मतलब कस्टोडियन की कस्टडी में रखे हुए गुड्स अगर खराब हो जाए तो फिर अब कस्टोडियन क्या करेगा? यही वो लाइबिलिटी है उसकी। तो वो क्या करेगा? सच कस्टोडियन शैल बी लायबल टू पे द ड्यूटी ऑन सच गुड्स। तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ गई। इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा ड्यूटी। देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ विलफुल गुड्स कवर्ड बाय सेक्शन नंबर 13 जो कि चैप्टर नंबर 1 में आता है, द लॉस ऑफ रेवेन्यू इज कंपनसेटेड बाय द कस्टोडियन। यानी जो भी रेवेन्यू का लॉस है, रेवेन्यू का लॉस मतलब ड्यूटी का लॉस, तो ये कौन कंपनसेट कर रहा है? एक्चुअली हमारा कस्टोडियन। तो कस्टोडियन करेगा इसको बियर और यही कंपनसेट कर देगा हमारे लॉस को। द ड्यूटी शैल बी पेड एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट। अराइवल मैनिफेस्ट, अच्छा देखो यहाँ तक की तो बात हो गई कि हाँ ये दे देगा, लेकिन ये किस रेट पे देगा? तो इस रेट पे देगा कि जो भी रेट प्रिवेलिंग था उस दिन, किस दिन? जब डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट मैनिफेस्ट एज द केस में भी, ठीक है। एन इम्पोर्ट रिपोर्ट टू द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन 30 फॉर अराइवल ऑफ कन्वीनियंस इन सच गुड्स वर कैरीड। मतलब ड्यूटी शैल बी पेड एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डे of delivery of arrival manifest or import manifest or as the case may be an import report। अराइवल मैनिफेस्ट हो सकता है, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट हो सकता है, या फिर इम्पोर्ट रिपोर्ट हो सकती है टू द प्रॉपर ऑफिसर। किसको देना है? टू द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 30 फॉर अराइवल ऑफ कन्वीनियंस इन सच। मतलब ये जो हमने सेक्शन 30 में जो 3 रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी थी, वो रिपोर्ट जब उसको मिल जाए वो डेट को उसको मानना है। This provision is intended to make custodian of the imported goods lying in the custom area liable for duty। मतलब ये सेक्शन क्यों लाया गया? जिससे हम लायबल बना सके किसको? कस्टोडियन को। इवन इफ दे आर पिल्फर्ड व्हेन दे वर इन देयर कस्टडी। मतलब जब वो उसकी कस्टडी में थे तब भी वो अगर पिल्फर्ड हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। Earlier in the matter of pilfered goods, the government has been losing revenue while the importer's interest was protected। इम्पोर्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए इसके पहले गवर्नमेंट रेवेन्यू छोड़ रही थी। अब मेसर्स एक इलस्ट्रेशन है, मेसर्स पिपली इंपोर्ट्स लिमिटेड इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स। इनने क्या किया? कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया जो कि अनलोड हो गए कस्टम एरिया में। कब? 1 अक्टूबर को। When order for clearance was passed by the proper officer on 5 October। जब ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, when order for clearance was passed by the proper officer on 5th October, it was found that there was some pilferage of such goods। उस समय उसमें कुछ pilferage था as the imported goods were in the custody of port trust। देखो when order for clearance was passed by the proper officer on 5 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक ये कस्टम के वहाँ पर रहे। It was found that there was pilferage of such goods as the imported goods were in custody of port trust। जब port trust की कस्टडी में थे तब कोई pilferage हो गया। The department demanded duty from the custodian under 45(3। अभी तो लगता है कि सही चीज़ है तो मांगनी थी on such pilferage। The port trust denied। पोर्ट ट्रस्ट ने डिनाई कर दिया कि वो नहीं देगा डिमांड। क्यों? क्योंकि वो अप्रूव नहीं है फॉलिंग अंडर सेक्शन 45। अच्छा, पोर्ट ट्रस्ट ने बोला कि मैं अप्रूव्ड इंसान नहीं हूं जिसको आपने बोला है कि हाँ तुम ले सकते हो। मतलब मुझे अप्रूव पोर्ट अथॉरिटी नहीं है, मैं नहीं हूँ अप्रूव कस्टोडियन, है ना। एंड पोजेशन ऑफ गुड्स बाय इट वाज बाय वर्च्यू ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट। उसकी जो भी पावर्स है वो तो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंदर है, कस्टम के अंदर नहीं है। हेंस इट इज नॉट लायबल फॉर कस्टम ड्यूटी ऑन वेलफेयर गुड्स। Messrs Pipli Imports Limited has also asked the port trust to make good the loss of goods। Examine whether, मतलब ऊपर अब ये जो पिपली इम्पोर्टर है उसने बोला कि तुम हमारे लॉस को बना दो,
अब बताओ इसका क्या डिसीजन होगा। इसका डिसीजन हमको देखना पड़ेगा एक केस लॉ से। देखो जब ये क्वेश्चंस केस लॉ के होते हैं तो भले यहाँ इलस्ट्रेशन लिखा है, आप क्या अपना ओपिनियन दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो जब भी अगर कभी भी आंसर में केस लॉ कोट है तो ये समझ लो कि हमको याद ही करना है ना। तो देखो क्या डिसीजन दिया है। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर इन द केस ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वर्सेस यूआई। मतलब कुल मिला के ये केस को समझाने के लिए उसने हमको एक और एग्जांपल दे दिया। तो ये वाला जो केस है हम वो देखने वाले हैं। जब हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि कंसिडरिंग द लैंग्वेज ऑफ 45(3) द लाइबिलिटी टू पे ड्यूटी इज ऑन द पर्सन इन हुज कस्टडी द गुड्स रिमेन एज एन अप्रूव पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 45 में जिसको अप्रूव किया था हमने 45(1) में, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को। Therefore, 45(3) only applies to private custodian who are required to be approved by principal commissioner या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम अंडर 45(1). जब तक उनको अप्रूवल नहीं मिलता है 45(1) में, तब तक वो नहीं माने जाएंगे कस्टोडियन। अकॉर्डिंगली मेजर पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स कवर्ड अंडर मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट who do not require any approval under 45(1) are not covered by the section 45(3). इसका क्या मतलब हुआ? Accordingly, the major ports and airports covered under Major Port Trust Act who do not require any approval under 45(1). देखो हमने 45(1) में देखे थे कि ज्यादातर कस्टोडियन क्या होते हैं, उसने ये थोड़ी बोला था कि यही कस्टोडियन होते हैं, उसने बोला था ज्यादातर ये कस्टोडियंस होते हैं, पोर्ट ट्रस्ट होता है मेजर पोर्ट्स में, है कि नहीं। लेकिन उसने ये थोड़ी बोला था कि ये अप्रूव्ड है। अब देखो उसने फिर से कोट किया सेक्शन नंबर 45(3) of the custom holds the custodian responsible only in respect of custom duty in respect of pilfered goods. It does not extend to the value of goods lost. However, the port trust as a bailey of goods, अब यहाँ पर वो custodian नहीं है, सिर्फ और सिर्फ bailey है, is liable for value of goods to द इम्पोर्टर। यानी कि वो जो उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा था ना कि वो जो लॉस हो गया उसके लिए, तो हाँ वो लाइबल है इम्पोर्टर को, ठीक, क्योंकि वो एज अ बेली काम कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज और हम देखते हैं, यहाँ पर पिल्फरेज ही दिया था, तो अगर वहाँ कंफ्यूजन है कि कहीं हमने गलत तो नहीं पढ़े, तो नहीं, हमने सही पढ़े थे, पिल्फरेज ही हुआ था और पिल्फरेज के ही केस में एप्लीकेबल होता है। लेकिन डिमांड तो अप्लाई नहीं होगी जो डिपार्टमेंट कर रहा है पोर्ट ट्रस्ट पे, वो उसका लॉस तो उसको बियर करना पड़ेगा एज अ बेली, ठीक। ये हुई बात यहाँ पर खत्म। अब अगला पॉइंट आने वाला है फाइलिंग ऑफ इम्पोर्ट बिल ऑफ एंट्री, ठीक। अभी हमने कौन से सेक्शन देखे हैं 45, अब हम देखने जा रहे हैं 46। ये सब सेक्शन किस बारे में डील करते हैं 45 to 49? प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। किसकी बात करते हैं? क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स की। आते हैं हम सेक्शन नंबर 46 में। 45 में हमने सिर्फ कस्टोडियन की बात की थी, और कस्टोडियन को मेन उसका काम होता है आउट टर्न स्टेटमेंट देना, और जो आउट टर्न स्टेटमेंट देता है वो उसमें वो टैली कर लेता है गुड्स को कि जो मैनिफेस्ट में लिखे हुए है नहीं, अगर नहीं है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एक्शन किसके खिलाफ लिया जाएगा? कैरियर के खिलाफ। Filing of import bill of entry. Filing of import bill of entry is not required for goods intended for transit or transshipment. ट्रांजिट या फिर ट्रांसशिपमेंट होने वाला है तो बिल ऑफ एंट्री इम्पोर्ट वाला आपको नहीं देना है, ठीक। क्योंकि बिल ऑफ एंट्री मतलब क्या है कि देश में आपके गुड्स आ गए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द इम्पोर्टर ऑफ एनी गुड्स टू मेक एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली। ये ड्यूटी किसकी है? एक इम्पोर्टर की, कि वो एप्लीकेशन दे दे इलेक्ट्रॉनिकली कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पे। किसको देना पड़ेगा? प्रॉपर ऑफिसर को। फॉर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स द इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन। कैसा डिक्लेरेशन देना है? इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन टू कस्टम कंप्यूटर सिस्टम CCS, कस्टम कंप्यूटर सिस्टम थ्रू नेटवर्क फैसिलिटी। द बिल ऑफ एंट्री रेगुलेशन प्रोवाइड्स डिटेल प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। बिल ऑफ एंट्री की जो रेगुलेशन है वहाँ पर इसकी डिटेल मिल जाएगी। अब बिल ऑफ एंट्री है क्या? बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो असेसमेंट के लिए काम आता है। एंड व्हेन एसेस बिकम्स असेसमेंट ऑर्डर,
जब हम बिल ऑफ एंट्री को एसेस करते हैं, यानी हम तो नहीं करेंगे, सामने वाला करेगा, तो वो असेसमेंट ऑर्डर बन जाता है। द प्रिंसिपल कमिश्नर or commissioner of custom may in cases where it is not feasible to make entry by presenting electronically, मतलब देखो वैसे तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली देना है, लेकिन अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर को ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वो प्रिस्क्राइब मैनर और प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसको मैनुअली सबमिशन करने की बात कह सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन पॉसिबल नहीं है तो, और वो फीसेबल नहीं है तो, क्या नहीं है, फीजेबल। द गुड्स मे बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस। कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो, होम कंजम्पशन में जा सकते हैं, डिपॉजिट इन वेयर हाउस जा सकते हैं, या फिर ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में जाते हैं। लेकिन ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में तो बिल ऑफ एंट्री लगता ही नहीं है। देयरफॉर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री। कितने टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री हैं? 3। अब आप बोलोगे, हाँ चलो अभी आगे देखते हैं। फॉर वाइट वाला किसके लिए है? सफ़ेद वाला किसके लिए है? होम कंजम्पशन के लिए। वाइट फॉर होम कंजम्पशन। फॉर्म नंबर 2 जो कि येलो कलर का होता है, ये किसके लिए है? वेयर हाउसिंग के लिए, इनटू बॉन्ड। ग्रीन क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स, यानी जब आप गुड्स को लेकर आ रहे हो, वेयर हाउस में रख रहे हो, उस समय येलो इनटू बॉन्ड। और जब आप लेके जा रहे हो तो ग्रीन, यानी अब सब क्लियर हो गया ना, अब तो ग्रीन दे दिया उसने आपको, कि जैसे अपन ट्रेन को दिखाते हैं जाने के लिए, इसलिए वो है ग्रीन, क्योंकि ये होम कंजम्पशन के लिए है। और इसको क्या बोलोगे? एक्स बॉन्ड। पहले वाले को क्या बोलते थे? इनटू बॉन्ड, इसको बोलेंगे एक्स बॉन्ड। अब व्हेन बिल ऑफ एंट्री इज फाइल इलेक्ट्रॉनिकली इट इज इन 4 कॉपी। जब वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा तो वो 4 कॉपीज में होगा। और ये 4 कॉपीज हमको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आती है। सबसे पहली कितने कॉपीज हैं? 4 कॉपीज, ठीक है। पहली कॉपी कौन सी है? ओरिजिनल, ऑफ कोर्स ओरिजिनल होगी। ये किसके लिए है? कस्टम अथॉरिटीज के लिए। किसके लिए है? कस्टम अथॉरिटीज के लिए। और अथॉरिटीज का क्या यूज करेंगी? असेसमेंट करेंगी या फिर कलेक्शन करेंगी? असेसमेंट करेंगी या फिर कलेक्शन करेंगी, किसका? ड्यूटी का। तो पहला वाला पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिनल वाला। दूसरा है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट यानी दूसरा। डुप्लीकेट यानी कॉपी नहीं होता, दूसरा होता है डुप्लीकेट मतलब। तो डुप्लीकेट इंटेंडेड एज एन ऑथोरिटी टू द कस्टोडियन ऑफ कार्गो। जो भी कार्गो का कस्टोडियन है उसको रिलीज करने के लिए हमको देना पड़ता है, उसकी कस्टडी से, ठीक। उसके बाद ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट किसके लिए होता है? अब ये तो उसके खुद के लिए होगा जिसने इंपोर्ट किया है उसके लिए, और यही वाला हर जगह हमें देना पड़ता है ट्रिप्लीकेट कॉपी, क्योंकि ये हमारी है। और क्वाड्रप्लीकेट कॉपी एज अ कॉपी, ये हमें किसको देना है? बैंक को या फिर रिजर्व बैंक को देना है, रेमिटेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स के लिए। यानी जब हम गुड्स के पैसे देंगे उस समय हमें बैंक या रिजर्व बैंक को ये वाला बिल देना है। तो कितनी कॉपीज हो गई? 4। 1 फॉर हिम, 1 फॉर कस्टम अथॉरिटीज, सेकेंड वाली हो गई जो वो कस्टोडियन को देगा गुड्स को निकालने के लिए। थर्ड वाली वो देगा किसे? इम्पोर्टर अपने पास रख लेगा। और फोर्थ वाली को उसको देना है बैंक या फिर रिजर्व बैंक को, जब वो रेमिटेंस करेगा इम्पोर्टेड गुड्स के लिए तब। द इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इन बिल ऑफ एंट्री। अब ये बिल ऑफ एंट्री में वो क्या लिखेगा, क्या डिक्लेरेशन देगा? देखो बाकी चीज तो देगा, among other things, particulars of package, the description of goods in terms of description given in custom tariff to enable the proper officer of the goods and correct value of the goods for determining the amount of duty। यानी कि वो क्या देगा? इनका डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ पैकेजिंग देगा वो, नेक्स्ट नहीं, पर्टिकुलर्स ऑफ पैकेजेस देगा वो, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स देगा इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। लेकिन जब वो डिस्क्रिप्शन देगा तो गिवन इन टर्म्स, तो वो कस्टम टैरिफ, जो कस्टम टैरिफ में डिस्क्रिप्शन दिया ना वो उस हिसाब से देगा, जिससे कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हो सके और करेक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी हम निकाल सकें। द बिल ऑफ एंट्री शैल बी सपोर्टेड विथ इनवॉइस एंड सच अदर डॉक्यूमेंट। किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ ये रहेगा? जो प्रिस्क्राइब हो। द इम्पोर्टर हु प्रेजेंट्स बिल ऑफ एंट्री शैल इंश्योर द फॉलोइंग, नेमली उसको ये चीज़ों को इंश्योर करना पड़ता है। क्या?
सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट और कंप्लीट। दूसरा जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो कैसे होने चाहिए, ऑथेंटिक और वैलिड। दूसरा जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए वो कैसे होने चाहिए, ऑथेंटिक और वैलिड। और compliance with restriction or prohibition if any relating to the goods under this act or under any other act for the time being in force। मतलब कंप्लायंस देखना है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिटेशन है तो उससे हमने कंप्लाई किया है या नहीं, ये भी हमको लिख के देना है। ठीक है, देखो हमको ये अश्योर करना है, ठीक है, लिख के नहीं देना, ये अश्योरेंस है बस। तो क्या क्या है, सबसे पहले दो चीज़ें। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, एक्यूरेट और कंप्लीट। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए, यानी उनका समय भी नहीं खत्म होना चाहिए, यानी वैलिडिटी। और ऑथेंटिक यानी वो साइन वगैरह होनी चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए। हाँ, और आखिरी तो कंप्लायंस अपन ने देख लिया। इम्पोर्टर अनेबल टू फर्निश डिटेल्स इफ फॉर एनी रीजन द इम्पोर्टर इज अनेबल टू फर्निश दीज डिटेल्स ही मे रिक्वेस्ट द कस्टम ऑफिशियल्स टू एग्जामिन द गुड्स इन हिज प्रेजेंस। अगर ये वो डिटेल्स ना दे पाए तो वो बोल सकता है किसे, कस्टम अथॉरिटीज को। ही में रिक्वेस्ट द कस्टम ऑफिशियल्स को, वो बोल सकता है कि तुम एग्जामिन कर लो उसकी प्रेजेंस में, टू इनेबल हिम टू असरटेन द नेसेसरी डिटेल फॉर मेकिंग अ प्रॉपर डिक्लेरेशन इन बिल ऑफ एंट्री, जिससे कि वो प्रॉपर डिक्लेरेशन कर सके बिल ऑफ एंट्री में। तो आप उसको बुला रहे। अल्टरनेटिवली ऐसा नहीं करके वो हो सकता है कि वो परमिशन ले लें टू डिपॉजिट द गुड्स इन पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस। हो सकता है वो बोले कि आप इसको पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस में रख लो, जो कि सेक्शन नंबर 57 कवर करता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। और इसको हम क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। यानी वो वेयर हाउस में तो चले गए लेकिन वो वेयर हाउसिंग के लिए नहीं गए, वो केवल और केवल किस लिए गए, क्योंकि वो डिटेल्स नहीं बता पा रहा है। ठीक, अब सच गुड्स शैल नॉट बी डीम्ड टू बी वेयर हाउस गुड्स। देखो ये लिखा है ना विदाउट वेयर हाउसिंग, तो इन गुड्स को हम ये नहीं मानेंगे कि नॉट डीम्ड टू बी वेयर हाउस गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट एंड अकॉर्डिंगली वेयर हाउसिंग प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं होंगे। फिर बिल ऑफ एंट्री शैल इंक्लूड ऑल द गुड्स मेंशन्ड इन बिल ऑफ लेडिंग और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट। जो भी हमने ऊपर सब डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना, बिल ऑफ लेडिंग ये वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग, कितने दिन में हमको फाइल करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46(3) द इम्पोर्टर शैल प्रेजेंट द बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द डे preceding the day on which the aircraft vessel vehicle carrying on arrives at the custom station। कस्टम स्टेशन पे अराइव होने के एक दिन पहले, बिफोर द एंड ऑफ द डे preceding the day on which the अराइवल ऑफ जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह है वो होगा उस दिन के पहले। द प्रोविजियो टू 46(3) प्रोवाइड्स दैट बोर्ड में इन, अब इसका एक प्रोविजियो दे दिया कि चलो अगर बोर्ड चाहे तो इन केसेस इट में डीम इट प्रिस्क्राइब डिफरेंट टाइम लिमिट्स which shall not be later than the end of the day of such arrival। मतलब अराइवल के दिन के बाद तो नहीं देना है, वैसे तो आपको अराइवल के एक दिन पहले देना है, लेकिन हद से हद कहाँ तक खींच पाओगे आप, अराइवल के दिन तक। Further, the bill of entry may be presented at the time not exceeding 30 days। बिल ऑफ एंट्री हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी समय, 30 दिन से ज़्यादा नहीं, प्रायर टू द एक्सपेक्टेड। यानी देखो आप उसको बुला रहे थे कब, उसको वैसे आपको देना था कब तक, मतलब उसको देना था आपको एक दिन पहले तक, लेकिन वो दे सकता था ऐसे तो क्या एक साल पहले दे देगा क्या वो इम्पोर्ट करने के, नहीं। तो 30 दिन पहले तक हद से हद उसको आपको देना है, उससे ज़्यादा नहीं, नॉट एक्सीडिंग, उससे ज़्यादा नहीं है, 30 दिन 40 दिन भी नहीं, सिर्फ 30 दिन। अब however where the bill of entry is not presented within the time so specified and the proper officer is satisfied कि कोई sufficient cause for delay नहीं है, तो फिर उसे प्रिस्क्राइब चार्जेस देने पड़ेंगे लेट प्रेजेंटेशन के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका इम्पोर्ट ही रद्द हो जाएगा, उसको प्रिस्क्राइब चार्जेस देने पड़ेंगे, बस चार्जेस दो गुड्स को ले जाओ। अब असेसमेंट ऑफ गुड्स, देखो हम पढ़ने वाले थे 46 से 45 से लेकर 49 तक, लेकिन बीच में ये सेक्शन आ गया, सेक्शन नंबर 17। अब ऐसा क्यों हुआ, मैं आगे सर्च करके देख रहा हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यूस में कोई सेक्शन है क्या, तो हमें तो नहीं दिख रहा है कोई भी सेक्शन। तो ठीक है, अब जो है या नहीं है उसको छोड़ो, जो बात गई सो गई।
अभी तो हम कोशिश करेंगे कि अब हम क्वेश्चंस करेंगे और जो भी आगे का चैप्टर देखेंगे। फिलहाल के लिए अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट 1 बनाते हैं। ठीक है, हमने अभी किए कहाँ तक है, असेसमेंट ऑफ ड्यूटी के पहले तक हम निकले पेज नंबर 18 तक।